सो संडे की मॉर्निंग थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण आज हम लेट स्टार्ट हुए हैं थोड़ा सा, बट यस वी आर स्टार्टिंग नाउ। सारे टेक्निकल एरर्स खत्म हो चुके हैं। ओके, ऑडियो वीडियो इज प्रॉपर। चलो, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। कि हमने स्टार्ट किया था शेयर बेस्ड पेमेंट इंड एस 102। हाँ, अगर आपको लैगिंग आए तो मेरे को एक बार बता देना अगेन, है ना? ओके। हम्म 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 चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमने कल शेयर बेस्ड पेमेंट स्टार्ट किया था और शेयर बेस्ड पेमेंट का हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। मीनिंग क्या होता है शेयर बेस्ड पेमेंट का, इसको भी समझा। और इसके आगे जब हम बढ़े तो हमने ये देखा कि जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री के बाद पेमेंट किसको करना है, इमीडिएट पेमेंट किसको होगा, डेफर सेटलमेंट किसके साथ होगा पेमेंट, ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। आई होप आपने एक बार स्टडी करी होंगी। यस और नो? यस। यस। वेस्टिंग डेट, इसके बाद ये वेस्टिंग डेट, वेस्टिंग पीरियड, ग्रांट डेट, एक्सरसाइज पीरियड, इनके अपन ने ये भी देखी। दोस्त ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं तो प्रोजेक्टर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर हमने बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड के बाद हम गए ओवरव्यू, ओवरव्यू के बाद हमने इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन को देखा। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन के बाद हमने ये देखा कि जो एक्सपेंस पर एनम है वो कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस वेस्टिंग पीरियड के दौरान रिकॉग्नाइज होता चला जाएगा और ये एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है। एस्टिमेटेड बेसिस पर ये होगा, याद आया? हाँ सर, ये एस्टिमेट क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है चेंज। और अगर ये चेंज हुआ तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना रहेगा। फिर हमने एक्सपेंस पर एनम कैसे निकलता है ये भी देखा था। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड। हाँ दोस्त, ये ग्रीनिश आ रहा है, इसको थोड़ा सा कम करो ना, है ना? इसके बाद क्यूमुलेटिव एक्सपेंस मैंने आपका देखा कैसे निकलता है, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। और फिर लास्ट में हमने देखा थिंग्स क्या क्या हमें पढ़नी है। नहीं, कैमरे पे, कैमरे पे। हम्म हाँ, नाउ परफेक्ट, थैंक यू। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस पर एनम, जिसमें अपन ने देखा कि टेबल बना लेंगे हम, क्योंकि हमें कई सालों का स्टार्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू कंपीट, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, पीरियड फैक्टर, एक्सपायर्ड पीरियड, और साथ ही साथ टोटल एक्सपेंस। फिर उसमें से जो एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया वो सारा, और एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर। यस और नो? ओके। फिर अपन ने जनरल एंट्री देखी थी, तो ये अपन ने, मैंने आपको बोला था एक बार पढ़ के आना, राइट? देवांश भाई पढ़ के आए? ओके। नाउ अखनूर, संस्कार, राहुल पढ़ के आए दोस्त? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है मॉड्यूल का, एग्जाम्पल 34 अपने शेयर बेस्ड पेमेंट में। शेयर बेस्ड पेमेंट में एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को करने के लिए आपको पहले इसको एक बार रीड करना पड़ेगा। इसको रीड करिए एक बार।
रीड कीजिए एक बार इसको दोस्त, क्वेश्चन बैंक आपका। है ना, रीड कीजिए क्या लिखा है। एन एंटिटी इशूड 100 शेयर्स ईच टू इट्स 2000 एम्प्लॉइज सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन ऑफ नेक्स्ट 3 years। मतलब वो क्या करेगा, सर्विस कंडीशन क्या दी हुई है, 3 साल की, कितने 2000 एम्प्लॉयज को कितने शेयर्स देगा, 100 शेयर्स। लेकिन कंडीशन क्या है सर, आप 3 साल का आपको सर्विस देनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर कितनी दी हुई है, 200 रुपीज। Then there is an expectation that employee will remain in the service at the rate of 95% at the end of first year. However, the expectation got revised at the second year to 92%. Then again got revised to 88% at the third year. एंड ऑफ थर्ड ईयर, यस और नो। तो मैं आपको एक बात बताओ, मैंने आपको कल बोला था कि जब हम एक्सपेंस पर एनम निकालते हैं तो कंपनी, हम मतलब कंपनी क्या करती है, एस्टीमेट के बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करती है, और एस्टीमेट के बेसिस पर हमें यह समझना पड़ेगा कि वो एस्टीमेट चेंज भी हो सकता है, और अगर एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो उसका हमें इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव देना है। इट विल ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यस और नो। तो इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करूं, पास जर्नल एंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस पर एनम। एक बार ट्राई करो, क्या हो सकता है। कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे ना, एक बार ट्राई करो, ये मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ट्राई इट नाउ। किया, कैसे करना है इसमें, मैंने आपको बोला था ना एक टेबल अपन बनाएंगे हर क्वेश्चन में। टेबल में क्या करेंगे अपन, ये देखो, ये मैंने आपको टेबल कल बनवाई थी ना, इसी टेबल को अपन वहां पे बनाते हैं एक्सपेंस पर एनम के लिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। कितने एम्प्लॉयज हैं सर, 2000। पहले ईयर में 2000 एम्प्लॉयज हैं, 2000 एम्प्लॉयज के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2000 में से 95% ही ईयर 1 में है, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 95%, हाउ मच सर, 1900। यस और नो। आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ऑनलाइन, ओके। नाउ 2000 के अलावा 2000 इंटू 92%, it will be 1840, then 2000 into how much, 88%, कितना। लेकिन हर साल आप ऑफर कितना कर रहे हो, 100 शेयर्स, यस और नो। सर फेयर वैल्यू कितनी गिवन है, 200 रुपीज। पीरियड फैक्टर में आएगा ये 1/3,
ये 2/3, क्योंकि पीरियड फैक्टर कैसे निकलेगा, एक्सपायर्ड पीरियड अपॉन वेस्टिंग पीरियड। तो एक्सपायर्ड पीरियड कितना है 1 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड में 2 और थर्ड में 3/3 या 1 लिख सकते हैं अपन इसको। कितना आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, मतलब ए बी सी डी का इंटू करो तो अपना आ जाएगा पहला। कितना आया, वेरी गुड, 1 2 6 6 6 6 6 7, यही आया। देन यहां पे कितना आया सेकेंड ईयर में, वेरी गुड राहुल, 2 4 5 3 3 3 3 3। एक बार चेक करते चलना इसको, क्योंकि मैं आप लोगों की कैलकुलेशन के भरोसे हूं, है ना। हाँ, एंड लास्ट में अच्छा 3 5 2, ये तो टोटल एक्सपेंस हो गया। अब मुझे बताओ, क्या फर्स्ट ईयर में कोई ऑलरेडी एक्सपेंस है क्या, नो तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस तो कितना हो जाएगा वही, सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा 1 2 6 6 6 6 7 लेस करोगे, और इसमें 2 4 5 3 3 3 3 इसको भी लेस करोगे, तो आपको एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर आ जाएगा, यस और नो, हाँ बिल्कुल। तो इट विल बी 118 6 6 6 6 6, और इट विल बी 106 6 6 6 6 7। चेक करो, यही आ रहा है। अच्छा, मॉड्यूल में तो सिर्फ इतना ही पूछा था आपसे, आई गेस। अगर आप मॉड्यूल देखोगे, दे हैव आस्क्ड यू क्यूमुलेटिव एक्सपेंस इफ यू सी द सॉल्यूशन। तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस तो आपका आ गया ना, ये वाला मॉड्यूल में इतना पूछा हमने। एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर पूछ लिया, तो ये पहले साल के लिए तो सेम रहेगा, दूसरे साल सेकेंड ईयर में टोटल इतना है, लेकिन ये इसमें से फर्स्ट ईयर का इतना भी है, इसको लेस करोगे तो करेंट ईयर का आएगा। फिर ऐसे थर्ड ईयर में ये क्यूमुलेटिव लेस कर दोगे तो आपको पर्टिकुलर थर्ड ईयर का भी फिगर आ जाएगा। अब इसी को जर्नल एंट्री में अगर हम लेके जाएं एक स्टेप आगे, तो कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल है। मैं पहले आपको जर्नल एंट्री कैसे करना हूं वो बता देता हूं। एग्जाम में ऐसे मत करना इस फॉर्मेट में, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री में बेटा अपने को करना है ईयर 1, ईयर 2 और ईयर नंबर 3। पहली एंट्री क्या होगी, कल मैंने आपको बताया था, वेस्टिंग पीरियड के दौरान पहली एंट्री क्या होती है, ऑन ईयर एंड और एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे थर्ड लेक्चर अपलोडेड है, आप उसको देख लो, ठीक है। चलो, फिर उसी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को हम पीओरएल में शेयर करेंगे, तो अपनी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, और अपना अमाउंट क्या रहेगा फर्स्ट ईयर में 1 2 6 6 6 6 7 1 2 6 6 6 6 7, यस और नो। सर ये जो अपन ने बुक किया इसको अपन उसी साल कहां पे भेज देंगे, P&L टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेम अमाउंट, अरे यस और नो, यस। थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या होगा 1 1 8 6 6 6 6 6, और यहां पे लास्ट में एक्सरसाइज, जब ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा एम्प्लॉय, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट टू अदर इक्विटी, ये होगा थर्ड ईयर के उसमें। तो 352 कितना था
टोटल एक्सपेंस, क्योंकि ये 3 साल में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में चला गया इतना अमाउंट। अब इसको आप कहां पे भेजोगे? अदर इक्विटी में। यस और नो? बस ये था अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन। आया समझ में? अखनूर, राहुल, संस्कार, देवांश, ओके, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से। एंट्री समझ में आई? कल अपन ने एंट्री इसीलिए खत्म कर दी थी, अब अपन थोड़ा सा स्पीड आगे बढ़ाएंगे इसमें। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू अगर आप नोटिस करोगे तो क्या है, हमें पहले पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस, फिर हमें जर्नल एंट्री अकाउंटिंग वगैरह देखनी है, फिर हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे जाना है। तो मैंने आपको एम्प्लॉय एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होता है बता दिया, एक्सपेंस पर एनम, ये चीज अपन सीख चुके हैं। यस और नो? सर अकाउंटिंग कैसे होनी है, मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी बताई। तो अपना दूसरा एस्पेक्ट भी खत्म हो गया। तीसरा एस्पेक्ट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना। सर ये कैसे होगा? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जब भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात होगी तो वहां पे आपको ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही हम क्या कर पाएंगे, नंबर कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज कर पाएंगे। एम्प्लॉयज मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट कर पाएंगे। बिकॉज आप सोच के देखो ना, इस टेबल में अगर एक भी फिगर गलत आया पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो स्टेप मार्किंग का भी कुछ नहीं हुआ। और यही होता है फाइनल में। आप सोच के देखो, फाइनल का अगर आप स्टूडेंट हो और आप ये इतनी बेसिक मिस्टेक कर दो तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने वाले से कि वो आपको क्या करे, एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। इज दैट क्लियर? तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ केसेस अपन डिस्कस करते हैं, और उसमें आप अभी 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए सिर्फ सुनना समझना। हम गलती करेंगे तो सीखने के लिए आए हैं, सीख के फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब अपन फोकस कर रहे हैं किस पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर। तो देखो, टू कैलकुलेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वी कंसिडर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड, हम यही देखते हैं, एंड नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सर क्यों? क्योंकि हम डे 1 पे एस्टिमेट करते हैं ना कि इतने एम्प्लॉयज शायद छोड़ के चले जाएं, तो हमारा पूरा एस्टिमेशन के बेसिस पे हो रहा है। और जो चीज एस्टिमेशन के बेसिस पे हो रही है उसको हम एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे थोड़ी ले जाएंगे। हाँ, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो रहेंगे वो कब आएंगे, लास्ट ईयर ऑफ वेस्टिंग पीरियड, मतलब जब हमारा वेस्टिंग पीरियड ओवर हो रहा है। यस और नो? चलो तो देखना, who are eligible under the scheme at the end of every year. For example, number of employees कितने हैं? 500 रुपए। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 years। ये कंडीशन अभी केसेस में। अब केस नंबर 1, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव ओवर वेस्टिंग पीरियड बी 20%। थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं आपको? 20%। तो अपन सिर्फ जो पहला वाला है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड, उसके अपन ईयर 1 में कितना लिखेंगे बताओ मुझे? 500 तो टोटल थे, बट इसमें से कितने हो गए? 20 गए। फिर ये कितने बचे? $400 बचे। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, 500 लेस 20%। अच्छा, इसने क्या बोला, क्या हर साल 20% जा रहे हैं या एंटायर उसमें 20% ही जाएंगे? पढ़ के देखो वापस से क्या लिखा है। अखनूर, राहुल, संस्कार, ये मॉड्यूल का केस नहीं है, हाँ ये कंसेप्चुअल है। सर इसमें क्लियरली लिखा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव ओवर द वेस्टिंग पीरियड भी 20%, मतलब पूरे वेस्टिंग पीरियड में 3 सालों में अपने 20% ही जाएंगे। मतलब डे 1 से हमारा एस्टिमेशन क्या है कि 20% ही जाने वाले हैं। तो सिर्फ हमारा हर साल 400 एम्प्लॉयज ही होंगे। यस और नो? ये केस क्लियर हुआ? पक्का? हाँ, एंटायर की बात हो रही है। अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूं और इसको ऐसा लिख दूं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू लीव इन वेस्टिंग पीरियड इज, हाँ
सर वो उसके बाद है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव इन वेस्टिंग पीरियड 20% पर एनम। अब यहां पे आपने नोटिस किया यहां क्या लिखा था, थ्रू आउट एंटायर 20%, क्योंकि यहां पर एनम वर्ड अगर लिख जाता है, एक चेंज आया तो हर साल कितने छोड़ के जा रहे हैं सर, 20% मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो यहां पे जो आपने एस्टिमेशन डे 1 पे क्या किया होगा सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही था, मतलब ये 400, बट यहां कितना हो जाएगा सर, अब ये 400 में से 20% और कम होंगे, यस और नो, तो आई थिंक 320। वेरी गुड अखनूर, वेरी गुड राहुल, संस्कार जवाब ही नहीं आ रहा आपका। देन आप कितने बचे, 320 लेस कितना बचा 256। ये केस समझ में आया सर? आप इतना स्लोली इसको क्यों लेके जा रहे हो, बिकॉज देखो क्वेश्चन में सबसे पहला डेटा ही यही इंटर होना है, अगर यही गलत कर दिया तो आप सोच के देखो आपका तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए अपन इसमें स्लो चल रहे हैं, ऑल्दो मैंने कुछ चीजें खुद से लिख के लाया हूं ताकि आपका टाइम और मेरा टाइम भी वेस्ट ज्यादा ना हो लिखने में, बट कैलकुलेशन सारी अपन यहीं पे करेंगे। तो ये दोनों समझ में आए। अच्छा, पहले केस में क्या था, 500 एम्प्लॉइज हैं, एंटायर वेस्टिंग पीरियड में 20% ही जा रहे हैं, डे 1 से क्लियर है, तो अपन ने डायरेक्टली डे 1 से 400 एम्प्लॉइज को इनकॉर्पोरेट कर लिया। नाउ सेकेंड वाले में पर एनम 20% है, तो हर साल 20-20% जाएंगे। तीसरा वाला देखना, तीसरा वाला, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव इन वेस्टिंग पीरियड इक्वल्स टू 20% पर एनम। ये तो सेम हो गया सर, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल फॉर फीचर्स इन ईयर 1 इज इक्वल टू 15%, ईयर 2 20%, एक्चुअल वाले जो छोड़ के गए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ ईयर 3 इक्वल्स टू 380। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड कितने साल का है, 3 साल का है। ये क्या बोल रहे हैं, थर्ड ईयर के लास्ट में कितना एम्प्लॉइज है, 380, मतलब ये तो एक्चुअल कंडीशन पता ही चल जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या बोल रहे थे कि सर 20% छोड़ के जाएंगे, यस और नो, पर एनम, और एक्चुअल फॉर फीचर कितना होना है 15%। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कंप्लीट नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर एलिजिबल, हमें किस पे फोकस करना है, एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड कितने हैं, यस और नो, 15, तो हमें लास्ट में पता चलेगा ईयर एंड जब ओवर हो जाएगा, लेकिन डे 1 पे कितना पता है हमें 20%, तो फर्स्ट ईयर में हम कितना करेंगे 20% लीव कराएंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताना, इसको और ध्यान से एक बार देखना, 20% पर एनम है, और ये अपने को डे 1 पे इंफॉर्मेशन पता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव इन द वेस्टिंग पीरियड, इंटायर वेस्टिंग पीरियड में 20% पर एनम जाएगा, और आगे फर्दर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। पहले क्या था, फर्दर इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही थी, यहां तो पूरे साल का इकट्ठा दे दिया था, यहां पे क्या हो रहा है, फर्दर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, मतलब हमें डे 1 पे एक्यूरेट एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। डे 1 पे कितना था अपने पास 500, 20%। अच्छा, डे 1 पे मुझे क्या था कि हर साल 20% छोड़ के जाएंगे, मतलब ओवरऑल 256 तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं डे 1 पे कि इतने लोग तो एलिजिबल, इतने लोग तो क्या हैं, एलिजिबल हैं, ये तो रहेंगे ही, ये छोड़ के नहीं जाने वाले। लेकिन लेकिन जैसे ही मैं दोस्तों, जैसे ही मैं कहां पहुंच गया, सेकेंड ईयर में, उस साल भी क्या हुआ, मुझे एक्चुअल फॉर फीचर जब ईयर 2 खत्म हुआ तो पता चला 20% है, लेकिन मैं एक्चुअल पे फोकस करूंगा या एस्टिमेटेड पे, एस्टिमेटेड, तो अगेन सेकेंड ईयर भी सेम ही होगा, क्योंकि यहां से मैं फिर एस्टिमेशन अगर देखूं तो वही आ रहा है हर साल 20%।
लास्ट में मुझे कितने रखने हैं सर? लास्ट में मुझे पता चल रहा है 380 है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, एकदम से रेजिस्ट नहीं होगी। हुआ क्या हुआ? देखो समझो, जब भी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन एक्चुअल फॉर फीचर दिया हुआ है तो आप डे वन पे देखो आपको इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। डे वन पे बोल रहा है हर साल 20% पर एनम छोड़ के जा रहे हैं, तो डे वन पे ही आप समझ जाओगे 256 है। फिर डे टू, ईयर टू में भी आपका एस्टिमेटेड यही है 256। ईयर थ्री में आपको उसने क्लियरली बोल दिया 380 है, और ईयर थ्री लास्ट ईयर है, उस साल तो अपने को एक्चुअल फिगर ही पता है, यस और नो। तो ईयर थ्री में अपना एक्सपेंस पर एनम चेंज हो जाएगा, बस ये याद रखना है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? आया? राहुल ओके। संस्कार, अखनूर, फर्स्ट केस में 33 लीव करवा सकते हैं क्या इन 3 इयर्स? कौन से हुए? थर्ड वाले में ही पूछ रहे हो दोस्त? किस में पूछ रहे हो आप? मेरे को एक बार कंफर्म करो। ओके, केस 1 नहीं, जब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि टोटल एंटायर उसमें 20% जा रहे हैं, तो डे वन से ही आपके 400 ही 400 रहेंगे ना, 33 हो ही नहीं सकते दोस्त। ठीक है, नाउ केस नंबर 4 थोड़ा सा और एलैबोरेट किया है अपन ने। अच्छा, ये केसेस कहां से उठाए मैं आपको बता दूं। जितने क्वेश्चंस है ना पास्ट में आए हैं, जितने मॉड्यूल में दिए हैं, मैंने इकट्ठा उनका एक जगह पे एग्जाम्पल कर दिया, काफी एनालिसिस करके, सो दैट आपको ये प्रैक्टिस पहले हो जाएगी, तो फिर क्वेश्चन करते टाइम हमारा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने दिए? एक्सपेक्टेड टू लीव है 3%। 500 ही एम्प्लॉय थे, कितने छोड़ के जाने वाले हैं? 3%। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 5% फॉर फीचर, एक्चुअल वाला ये, तो इससे कोई लेना देना है क्या? नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 एक्सपेक्टेशन रिवाइज टू 6%, मतलब हम पहले साल में 3% से लेस करेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में कहां से लेस करेंगे? राहुल, संस्कार, अखनूर, ऑनलाइन में, हाँ बिल्कुल, यहां एक्सपेक्टेशन हमारी रिवाइज हो गई, और जिस साल एक्सपेक्टेशन रिवाइज हुई उसी साल हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि एस्टिमेशन चेंज होता है तो अपना इंडिया सेट क्या बोलता है, हमें कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए अपने को क्या करना है? उसी साल इफेक्ट कर देना, चेंज कर देना है। अच्छा, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट ईयर 3 एंड इज 350। अच्छा, ये तो सिंपली दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या करना है, ईयर 1 तो ऑलवेज एक्सपेक्ट करना है, कितने एम्प्लॉयज थे? 500 लेस 3 लेस 3 लेस 3, हाउ मच? कितना आ रहा है? यस, वेरी गुड अखनूर, 456। ईयर 2 में कितने थे सर? यहां पे 500 तो था, लेकिन अब यहां से एक ही साल बचा है, तो इस साल सिर्फ 6% ही अपन एक लेस करेंगे। कितना आया? 470, और लास्ट में 350 है गिवन। यस और नो? इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये फोर्थ केस भी क्लियर हो गया। आप इसको फटाफट से देख लो, एक बार रीड कर लो, कोई डाउट्स हो पूछ लो। फिफ्थ केस में है, चलो क्या दिया है? एस्टिमेटेड कितना है? 3% पर एनम,
wanted to leave over the wasting period, actual left at year end 1 was 10. याद रखना, जब जब आपको अभी तक के केसेस में आपने अगर नोटिस किया हो, अगर आपने नोटिस किया हो अभी के केसेस में, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आप नोटिस करोगे तो परसेंटेज में दिया हुआ है सब कुछ आपको, यस और नो, परसेंटेज में दिया हुआ है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां आपको क्या दिया है, देखो नंबर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये नंबर्स में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आप फटाफट से अगर देखोगे तो एस्टिमेटेड 3% है, लेकिन एक्चुअल में 10 लोग लीव करके चले गए। रिवाइज एस्टिमेशन 5 ईयर, कब, ईयर 2 में 5%, बट एक्चुअल लेफ्ट 30, और एक्चुअल लेफ्ट इन ईयर 3 कितना है, 40। तो मुझे बताओ, इसको इसको खुद से एक बार ट्राई करो, इसको खुद से एक बार ट्राई करो, आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करो। टोटल तो अपने 500 ही है, जल्दी से आंसर दो, कितना आया। कितना है, 456 आया सर ईयर 1 में, ओके, और सेकंड में 475, कैसे, 5% माइनस कर रहे हैं आप, ओके, अच्छा, और थर्ड वाले में 460, ओके। अब ना पहली बार इसमें ना एक चेंज आएगा, 475 आया, 465 आ रहा है, 475 आएगा, 465 आएगा, देखो फर्स्ट तो आपका आ जाएगा 456, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ना ही 475 आएगा, ना ही 465 आएगा, और सोचो थोड़ा सा और। याद रखना यहां नंबर्स दिए हुए हैं तो अपने को एक्चुअल नंबर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे। परसेंटेज अपन कभी कंसीडर नहीं करते, लेकिन अपने को नंबर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। नहीं, थर्ड ईयर 410 हो गई नहीं, संस्कार कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, कैलकुलेटर पे वापस से कैलकुलेट करो। 465 भी गलत है, मैं वही तो बोल रहा हूं। देखो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें 500 लेस 3%, लेस 3%, लेस 3%, तो इट विल बी 456। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब हम देखेंगे ईयर 2 में तो 500 लेस 10, 10 कौन सर, जो एक्चुअल दिया है,
ठीक है, लेस, ये सेकेंड ईयर है, इस साल और कितने चले जाएंगे, 30 और चले जाएंगे ना एक्चुअल में। अच्छा, जब 30 जाएंगे तो क्या इकट्ठे जाएंगे या एक एक करके जा रहे होंगे? तो एक्चुअल फिगर्स आपको अगर मिल रहे हैं, इसका मतलब वो एक्चुअल में आपको पता भी चलता चला जा रहा है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन अगर डेटा परसेंटेज में है तो ये आप एज्यूम करके चल रहे होते हो कि ये लास्ट में पता चलेगा आपको। यस और नो? लेस, एस्टिमेशन कितना चेंज हुआ? मतलब देखो, आप अगर इसको करोगे 30, कितना बचा? 460, लेस करेंगे 5%, जो अपने को और लग रहा है, तो ये कितना आया? अब इसमें देखना, 500 लेस 10 लेस 30 लेस, भाई इस कैमरे के सामने आ गए आप, मैं लगा देता हूं। कैमरा आपने क्या, हाँ ठीक है, नाउ नॉट चार्जिंग। ये कितना आ जाएगा? 40। ये कितना आया? लेस 10 लेस 30 लेस 40, एक्चुअल वाली कितना आ गया? 420। संस्कार का आंसर करेक्ट है। बाकी बाकी लोगों का ओके, समझ में आया? सर जब जब, इसका मतलब जब जब हमको क्या होगा, हाँ, एक्चुअल नंबर ऑफ फिगर्स दिए होंगे एम्प्लॉयज जो लेफ्ट करके गए, हमें उनको हर साल कंसिडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 420। हम्म, स्क्रीन बंद हो रही है इसमें। कहाँ है? एक बार देखो इसको, इस पे पॉज का भी बटन दबाओ। सो वी हैव मूव्ड अहेड, और हमने ये जो एग्जांपल केस नंबर 5 था, इसको हमने डिस्कस किया, और मैंने आपको ये सिखाया कि यार जब भी एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर्स अपने को एम्प्लॉयज के दिए हुए हैं, तो पहले ईयर में तो एस्टिमेटेड एज वेल एज सेकेंड ईयर में जब हम आएंगे तो एस्टिमेटेड तो कंसिडर करेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में कोई एक्चुअल में छोड़ के गए उसको भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब वो नंबर्स में। सर क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक सिंपल ये है कि यार जब एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज छोड़ के गए और ये डेटा अपने को गिवन है, इसका मतलब थ्रू आउट द पीरियड कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज हमारे ऑफिस को, हमारी कंपनी को छोड़कर गए हैं। इज दैट क्लियर? याद रहेगा ये चीज? हाँ, चलो। तो अब ये चार्ट, एक काम करो, आप इसको फटाफट से नोट करना चाहोगे क्या, या मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद? ओके। इसके बाद ये समरी लिख लो, क्वेश्चन एग्जाम में क्या स्पेसिफाई करेगा, ये दो चीजें हैं जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन स्पेसिफाई कर सकता है। या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू लीव ओवर एंटायर वेस्टिंग पीरियड दिया रहेगा, तो इसको एक बार बनाओ फटाफट से। गिवन और नॉट?
इसका मतलब समझे कि सर क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेगा, दो ऑप्शन देगा आपको, या तो ये बता देगा कि यार नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव ओवर द वेस्टिंग पीरियड, या तो ये इंफॉर्मेशन दी होगी। और अगर इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, इन सच अ सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस ऑन दी एस्टिमेशंस। एस्टिमेशन मतलब हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप नोटिस करो तो अपन ने केस 1, 2 और 3 में एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखे भी नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड परसेंटेज गिवन थी। बट अगर आपको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू लीव और रिटायर ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इज गिवन, ऐसा कुछ दिया है, तो फिर क्या होगा, इन सच अ सिचुएशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट कैसे करोगे, टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, और साथ ही साथ एक्चुअल लेफ्ट टिल करंट ईयर, इसमें से लेस कर दोगे, और एक्सपेक्टेड टू लीव ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, ये आप कर दोगे। आया समझ में? डन? ये आप बना लो, ये अपनी एक समरी तैयार हो गई। तो सर हमें सिंपली ये देखना है कि एस्टिमेटेड परसेंटेज दी है तो हमें उसी को अकॉर्डिंगली यूज करना है, और अगर कभी एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीव कर रहे हैं वो दिया हुआ है तो फिर अपने को वो यूज करना रहेगा। इज दैट क्लियर? यस, ओके। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन के लिए अपने को लिखना रहेगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मान लो HD लिमिटेड ग्रांट्स, साथ में लिख सकते हो क्वेश्चन, 120 शेयर ऑप्शंस टू इट्स 460 एम्प्लॉइज। grant is subject to condition for employees to work at least 3 years। मतलब ऐसा क्या दिया हुआ है कि भाई आपको 3 साल तक क्या करना रहेगा, 3 साल तक ऑनलाइन में, यस 3 साल तक आपको वेस्टिंग पीरियड रखना पड़ेगा। वेस्टिंग पीरियड आपका 3 इयर्स रहेगा। यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज ₹12। HD Limited estimates that 25% of employees will leave in during या इन वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड में कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे, 25%। एंड इट विल फॉरफीट देयर राइट्स। एंड everything turns out to be same। Calculate employee benefit expense per year to be
रिकॉग्नाइज्ड। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको करना रहेगा कि भाई आपको क्या करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। बनाओ टेबल। टेबल कैसे बनेगी? सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस पर एनम टू बी recognized। यस और नो? ठीक। इसमें सबसे पहले आ जाएगा दोस्त, पहला ए, एम्प्लॉइज, सॉरी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखते हैं ना अपन इसको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू complete wasting period। Second, number of options per employee। C, fair value of option। एल्स हम क्या लेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। डी, पीरियड फैक्टर। सर ये कैसे निकलता है, एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय हाउ मच, वेस्टिंग पीरियड। यस और नो? निकाल लो, निकालो। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसको टोटल एक्सपेंस A इंटू बी इंटू सी इंटू डी लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। और इसके बाद ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाएगा एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर।
हो गया, ट्राई किया आप लोगों ने? ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, खुद से ट्राई कर रहे हो? 5 मिनट हो गया। कितना आया फर्स्ट ईयर में? क्वेश्चन देखो क्या था कि सर 120 ऑप्शंस देने हैं अपने को। अब 120 ऑप्शंस अगर अपने को देने हैं दोस्त, राहुल, संस्कार, अखनूर, कृष्णा पाटीदार जूम पे ज्वाइन हुए हैं, ओके। सो 120 अगर ऑप्शंस अपने को क्या करने हैं, ग्रांट करने हैं। कितने? 460 इंप्लॉइज हैं टोटल अपने, और 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। तो आप ये सोच के देखना, देखो सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज कितने होंगे कंप्लीट करने वाले, बताओ सर? 460, लेकिन इसमें से कितने जा रहे हैं? 25% थ्रू आउट विल लीव। तो अपन डे 1 पे एस्टिमेशन क्या लेंगे? 460 लेस 25%। ओके, तो यहां पे लिखेंगे अपन 460 लेस 25%, इट विल बी 345। ये यहां सेम रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्शंस सर 120, फेयर वैल्यू 12 रुपीज, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो 1/3, 2/3, 3/3, कितना आया सर? ये आया है अपना 165,600। ये 31,200, और ये लास्ट में 49,6,800। ये तो हो गया क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस पहले साल तक इतना खर्चा इनकर किया कंपनी ने, दूसरे साल तक इतना किया, और तीसरे साल तक इतना किया। लेकिन इसमें से हमें करंट ईयर का निकालने के लिए पिछले साल का जो एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है उसको लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे लेस हो जाएगा 165,600, और यहां लेस हो जाएगा 33,1,200। जितना आया वो हमारा फाइनल आंसर। तो देखो फर्स्ट ईयर तो सेम ही रहेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सेम। एंट्री अगर आप पास करना चाहो तो क्या करोगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? P&L में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? प्योरल टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और लास्ट ईयर में सबसे लास्ट जिस साल वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है उस साल आप एक एंट्री क्या करोगे? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू अदर इक्विटी, जिससे कि ये पूरा का पूरा 49,688 अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा अदर इक्विटी में। इज दैट क्लियर? ये कर पाओगे? चलो, तो इसके आगे अपन एक और एग्जांपल लिखते हैं, और यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को इलैबोरेट करते हैं, ताकि हम आज का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब सेशन में नए एडजस्टमेंट देखें। इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, एग्जाम में अपने को प्रेजेंटेशन ऐसा ही करना है, आप लोग समझ रहे हो? एग्जाम में प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन में अपना एक सेम रिदम होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अपन ये फ्लो रखेंगे अपना। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। सेम क्वेश्चन में उठाता हूं शेयर बेस्ड पेमेंट में, पिछले बार वाला, ये वाला। कॉपी, क्वेश्चन देखो एक बार। ये एग्जाम्पल खुद से बनाया मैंने, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया वापस। फटाफट से इसको देखो। ओमेगा ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉइज। सेम क्वेश्चन है, 3 साल का। अगेन इन्होंने क्या किया? हाँ, ओमेगा हैज एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 12, और इन्होंने एक और चीज करी है, देखो 25% ऑफ द एम्प्लॉइज विल लीव ड्यूरिंग द 3 years period, that is the entire wasting period, so forfeit their rights to their option. In year 1 25 employees leave,
एक्चुअल डेटा भी दिया हुआ है दोस्त। एक्चुअल डेटा जब भी दिया रहता है तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में तो सर एस्टिमेटेड पे ही जाते हैं, और सेकेंड ईयर में क्या करते हैं अपन, सेकेंड ईयर में एक्चुअल वाले को भी कंसिडर करते हैं along with the estimated one। ट्राई करो इसको। ट्राई करो। हम्म। सेकेंड ईयर में 22 एम्प्लॉय लीव करेंगे और थर्ड ईयर में 13 एम्प्लॉयज। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड एंड जनरलाइज, मतलब जनरल एंट्री भी पास करनी है। ये आता है फुल फ्लेजेड इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो अगर मैं आपको डेटा यहां पे बताऊं, 120 ऑप्शंस पर एम्प्लॉय दे रहे हैं अपन, 460 टोटल एम्प्लॉयज हैं, 12 रुपए की फेयर वैल्यू है, 25% एम्प्लॉय लीव करके जाएंगे। लेकिन इन ईयर वन उन्होंने आगे क्या दिया है, 25 एम्प्लॉय विल लीव, ओमेगा रिवाइज इट्स एस्टिमेट टू ऑफ टोटल लीव ओवर 3 ईयर पीरियड फ्रॉम 25% टू 20%। भाई जब ईयर वन चल रहा था ना, तो इन्होंने जो एस्टिमेशन है, जो शुरुआत में 25% था, उसको चेंज उसी साल कर लिया था, 20% कर लिया था। तो पहले साल कितने एम्प्लॉयज बचेंगे सर, टोटल अपने पास थे 460 लेस 20%, कितना 368। तो 368 एम्प्लॉयज हमारे पास बचेंगे। दूसरे साल कितना होगा सर, 460, लेकिन यहां पे क्या बोला गया, another 22 employees leave, omega revises its estimate of total leave। याद करो ये समरी, यहां पे अपने को क्या दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू लीव और रिटायर ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इज गिवन, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, टोटल एम्प्लॉइज में से एक्चुअल लेफ्ट और एक्सपेक्टेड टू लीव। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ओवर द एंटायर वेस्टिंग पीरियड दिया है क्या, पूरे तीनों सालों का दिया है, तो फिर अपने को सेकंड वाला फॉलो नहीं करना है। देखो वापस से रीड करो, तो वी विल बी फोकस्ड, वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और हमें यही दिया हुआ है, विल लीव ड्यूरिंग द एंटायर वेस्टिंग पीरियड। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इस फॉर्मेट को बना लूं मैं फटाफट से। चलो फटाफट से देखते हैं क्या हुआ, कितने एम्प्लॉइज थे टोटल सर, 460, लेस किया 20%, तो कितने बचे अपने पास, 368। सर इसके बाद हमारे पास कितने एम्प्लॉइज थे, सेकेंड ईयर में 460, एस्टिमेटेड 15%, कितने गए, 391 बचे। यही आया ऑनलाइन में, मेरे को ये बोला है, राहुल ने आंसर दिया है 391 क्लास प्लस से।
चलेगा, बिल्कुल चलेगा दोस्त। फर्दर 13 एम्प्लॉइज लीव, लास्ट ईयर में क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही दिए हैं, तो अपने को तो हर साल का पता है ना, 22, 25 और 13, इन सबको लेस कर दो तो आ जाएगा अपना थर्ड ईयर वाला। कितना आया सर? 460 में से पहले 25 गए, फिर 22 गए, फिर 13 गए, तो कितने बचे? 400। डन। हर साल अपना एस्टिमेट चेंज हो रहा है और हर साल हम उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते चले गए। लास्ट ईयर में हमेशा एक्चुअल रहता है, फर्स्ट ईयर में हमेशा एस्टिमेटेड रहता है, सेकेंड ईयर में डिपेंड करेगा कि ये वाली समरी। क्वेश्चन में अगर एंटायर वेस्टिंग पीरियड गिवन है तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड से ही मतलब है, एस्टिमेटेड वाला जो दिया है। अगर उसमें लीव और रिटायर ओवर रिमेनिंग, ओवर एंटायर बोला हो या ओवर रिमेनिंग बोला हो, फर्क अलग अलग हो जाता है। हर साल का यहां पे दिया है, यहां पे एक बार में ही बता दिया कि हमारा ये एस्टिमेट कितना है। ये आ गया समझ में? बस अब तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। सर क्या करना है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं अपने? सर 120। ऑप्शंस कितने का है? 12 रुपए। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड तो आ जाएगा 1/3, 2/3, 3/3। कितना एक्सपेंस आया दोस्त? ऑनलाइन में बोल रहे हैं 176640। ओके, तो ये करंट ईयर भी सेम हो जाएगा 176640। लेकिन ये कितना आएगा सेकंड वाला? 375360, यही है। इसमें से अपन ये लेस कर देंगे 176640 और ये आ जाएगा 20। ओके, ऑनलाइन आप लोग भी चेक करते चलना है ना। देखो, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, कैलकुलेशन में एरर कभी कभार हो जाए, उसके लिए क्षमा। चलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये अगर समझ में आ गया तो चैप्टर का हार्ट अपने को समझ में आ गया। आज ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, शेयर बेस्ड पेमेंट। अगर ये लेक्चर समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। अभी तक आपके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है टोटल एफआर में अपना। और ये टोटल कितना आया? 576000। तो ये लेस कर दो 375 360, कितना आया? 200640। दिख रहा है पूरा आप? चलो, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। सर अब इसकी जर्नल एंट्री तो पास करें अपन, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? ओमेगा लिमिटेड। अच्छा, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है मेरी, एक मिनट दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा। इसमें अपने सारे पास्ट के जितने भी वैरायटी है सारे आए हुए हैं अराउंड। इसमें एक क्वेश्चन अभी इनकॉर्पोरेट नहीं है, नवंबर 23 का, ठीक है। बाकी सारे नवंबर 22 तक, मई 23 में क्वेश्चन आया नहीं था, तो नवंबर 23 का एक क्वेश्चन पेंडिंग है, उसको अपन अलग से सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। बाकी सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए विद सॉल्यूशन ये हैं,
तो ये अपन अब सॉल्व करना अब चालू कर देंगे, बिकॉज अब अपना एक एग्जाम्पल और रह जाए और वेस्टिंग कंडीशन अपन सीख जाएंगे, तो अपना पूरा इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन अराउंड अराउंड हाथ में आ जाएगा। चलो, तो एंट्री कैसे करना है? अच्छा, ये सिंपल फॉर्मूला एग्जाम में मत करके आना। एग्जाम में आप पहले ईयर 1 की एंट्री पास करना, फिर ईयर 2 की, फिर एग्जाम में ये मत कर देना। ये अपन जल्दबाजी में कर रहे हैं, बिकॉज सिंस इट्स अ क्रैश बैच, सो वी विल बी डूइंग इट। तो पहली एंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा आपका 176640, 198720 और 200640। 176640, 198, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट दोनों साइड होना चाहिए, ये आपने बचपन में ही पढ़ा है। being expense of employee benefit expense booked for current year। सेकेंड एंट्री होगी प्योरल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेम अमाउंट, बीइंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर ट्रांसफर टू प्योरल। और सबसे लास्ट में एक एंट्री होगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अदर इक्विटी। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, लास्ट में आएगा 576000 टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। यस और नो? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर रहे हैं? सर रीजन हमारा बहुत सिंपल था, यहां पे एक्सरसाइज के बारे में कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, उस अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? अदर इक्विटी में, दैट इज जनरल रिजर्व ओनली। ये बताओ, ये आया समझ में पूरा यहां तक? इजी लग रहा है चैप्टर? अच्छा, ये नवंबर में आता ही आता है, इस चैप्टर की खासियत है नवंबर में तो आता ही है। अगर आप देखो एग्जाम में नोटिस करना, जनवरी 21 ये कोरोना का अटेम्प्ट था, जुलाई 21 में आया, जुलाई 21 के बाद दिसंबर 21 में भी आया, दिसंबर 20 में भी आया, मतलब दिसंबर 20 और जनवरी 21, याद है ऑप्ट आउट अटेम्प्ट हुआ था एक, कि आप ऑप्ट कर लो, ऑप्ट आउट कर लो तो आप नवंबर की जगह दिसंबर में जनवरी में दे सकते हो एग्जाम। उसके बाद जनवरी में भी आया, जुलाई में भी आया, दिसंबर में भी आया, फिर नवंबर में भी आया, बस मई में नहीं आया है पिछले 3 अटेम्प्ट से। मई 22 में भी नहीं आया, मई 23 में भी नहीं आया, मई 24 में भी नहीं आया। ठीक है, चलो, तो ये नवंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर पाओगे? चलो, अब एक चीज अपने को, एक कंसेप्ट अपने को सीखना चाहिए जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके लिए आपको क्या करूंगा, कुछ कंसेप्ट लिखाता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन में अपने को क्या क्या पढ़ना है? सर कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस जो अपन ने कल ही देख लिया, अकाउंटिंग भी कल और आज देख ही रहे हैं हर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी अपन ने देख लिया है। अब अपन आ रहे हैं वेस्टिंग पीरियड पर, दैट इज द 4th वन। यहां तक कोई समस्या हो तो मेरे को बता दो। आ गया, ओके, ऑनलाइन में तो सबको आ गया, ओके, आपको भी ओके। चलो, स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही, क्लियर है? चलो, तो ये अच्छी चीज है कि अपन टाइमली कर रहे हैं। अब वेस्टिंग पीरियड में, वेस्टिंग पीरियड से आप क्या समझते हो, थोड़ा सोच के देखो कि सर मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरा वेस्टिंग पीरियड कब होगा कि मैं इतने मिनिमम ईयर ऑफ
ईयर टाइम तक मैं कंपनी को सर्व करूं, सर्विस कंडीशन दूं, या मैं कंपनी के लिए एम्प्लॉयमेंट में रहूं, तब तो जाके मुझे शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप सोच के देखो कि आपने वेस्टिंग पीरियड मान लो 3 साल रखा, तो आपको मिनिमम उतने साल तो सर्व करना पड़ेगा। अब वेस्टिंग पीरियड में बताया गया है आपके आईसीआई मॉड्यूल में 3-4 पेज दिया हुआ है, अपन उसको इस चार्ट में समझेंगे। वेस्टिंग पीरियड के अंदर कंडीशंस होती हैं, 2 तरीके की कंडीशन। सर कौन सी कंडीशन? एक तो होती है वेस्टिंग कंडीशन, दूसरी होती है नॉन वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन का होता है, वेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि आपको या तो सर्विस देनी पड़ेगी या परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। भाई सिंपल सा है, या तो आप काम कर दो या आप कोई टारगेट बेस्ड काम करो, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड। तो वेस्टिंग पीरियड के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है वेस्टिंग कंडीशन, दूसरी हो सकती है नॉन वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन के अंदर अगेन 2 चीजें, सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन। सर सर्विस कंडीशन बहुत सिंपल है, अंडर दिस कंडीशन एम्प्लॉय हैज टू स्टे इन द कंपनी विथ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। मान लो मैंने बोला कि देवांश भाई आपको ना शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम में आपको ऑफर कर रहा हूं, बट आपको अगले 4 साल हमारी कंपनी में सर्व करने पड़ेंगे, मतलब आपको सर्विस देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? सर्विस कंडीशन क्या होती है? बहुत सिंपल है। लेकिन अब आते हैं परफॉर्मेंस कंडीशन पे। परफॉर्मेंस कंडीशन पे ना अपने को टारगेट्स मिलेंगे। सर कैसे? परफॉर्मेंस कंडीशन में भी हो सकती है मार्केट बेस्ड, नॉन मार्केट बेस्ड। पहले अपन समझते हैं मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड में इंटरनल जो काम है, मैंने बोला देवांश भाई मैं आपको ना शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम दे दूंगा, बट आप ये समझो मैं आपको ना 3 साल तक के लिए जो वेस्टिंग पीरियड दे रहा हूं उसमें आप या तो 3 साल कर दो काम, और 3 साल नहीं कर पा रहे हो आप तो मेरी सेल्स ना 1000 करोड़ तक पहुंचा दो। कितनी पहुंचा दो? सर 1000 करोड़ पहुंचाना मतलब ये तो कंपनी का इंटरनल मामला हो गया ना, कि कुछ एफर्ट्स ऐसे करो ताकि हमारी सेल बढ़ जाए। तो ये नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन में आ गया। सर मैंने आपको बोला यार मेरा प्रॉफिट बढ़वा दे यार, मैं इतना सेल कर रहा हूं लेकिन प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा कहां चला गया, तो मैंने आपको क्या परफॉर्मेंस कंडीशन क्या दे दी? इंक्रीज करा दो प्रॉफिट। सर कितना? 30,000 करोड़ करवा दो, 2,000 करोड़ करवा दो, 10,000 करोड़ सेल से 2,000 करोड़ का प्रॉफिट बचना चाहिए। मैंने बोला यार मार्केट में ना अपने शेयर की कीमत ना उसका ईपीएस इंक्रीज करवाना है, ये आपका टारगेट है। तो आप या तो 3 साल की सर्विस कंडीशन कर दी तो क्या हो जाएगा? 3 साल तक आपको सर्विस कंडीशन देनी है। आपको सर्विस कंडीशन ना देके मैंने बोल दिया यार आप ना ये बढ़वा दो, तो हम आपको क्या दे देंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन। किसके अंदर? परफॉर्मेंस कंडीशन के अंदर। यहां पे एक चीज रीड करना, कॉस्ट कम करवा दो। कॉस्ट कम कराना मतलब कॉस्ट कम हो तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ईपीएस भी बढ़ सकता है अगर कुछ कंपनीज में हमने इंटरनल चेंज करे, कंपनी का विजन क्लियर करें, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? हमारी नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन। अब इसमें ये चीज देखना, वेस्टिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन टारगेट, हेंस वेस्टिंग पीरियड इज एस्टिमेटेड एज टू व्हेन द टारगेट विल बी अचीव्ड। यहां पे टारगेट मिल रहा है आपको एक तरह से, यहां आपको कोई मिनिमम कंडीशन नहीं दी जा रही है कि भाई 3 साल ही करना है, आपको बोल दिया ये टारगेट पूरा कर दो। अब वो 2 साल में हो गया तो 2 साल। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब ये परफॉर्मेंस कंडीशन एस्टिमेटेड ही है, परफॉर्मेंस कंडीशन तो एस्टिमेटेड हो गई, फिर कैसे हो सकता है आप 1 साल में ही परफॉर्म इतना अच्छा कर दो, हो सकता है 4 साल में करो। तो जब आपको एस्टिमेटेड बेसिस पर करना है तो आपको इसको बार बार प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड। यहां पे वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं होगा फिर, बट दिस वेस्टिंग पीरियड इज रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एट ईयर एंड एवरी ईयर, क्योंकि हर साल आपको देखना पड़ेगा। मान लो मैंने आपको बोला था कि यार 1000 करोड़ पहुंचाना है और आपने 2 साल काम किया लेकिन 800 करोड़ पहुंचा दिया, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वेस्टिंग पीरियड 3 साल का हो गया आप, क्योंकि 2 साल में तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। लेकिन मान लो एक ऐसा केस है कि आपने पहले ही साल में 1000 करोड़ कर दिया, तो फिर तो वेस्टिंग पीरियड 1 ही साल का होगा, यस और नो। तो ये एस्टिमेशन हर बार चेंज होगा और हर साल रिव्यू भी होता रहेगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो एक तो होती है
वेस्टिंग पीरियड के अंदर वेस्टिंग कंडीशन, उसमें दो लोग सॉरी, सेल्स कंडीशन जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स आपको सर्व करना पड़ेगा, या फिर परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस के अंदर नॉन मार्केट बेस्ड में इंटरनल फैक्टर्स, सारे के सारे मुझे बताओ इंटरनल वाली डिसीजन ही तो है, इसलिए मैंने लिखा इंटरनल। एक्सटर्नल में आ जाता है मार्केट बेस्ड। टारगेट इज सेट लाइक कि आपको ना मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ानी है। मार्केट प्राइस तो भाई साहब आपको जब शेयर बनानी है तो फिर आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, मार्केट में लीडर बनना पड़ेगा, यस और नो। तो मार्केट में लीडर बनना मतलब फिर मार्केट बेस्ड कंडीशन सॉरी। Under this condition, company estimates wasting period and expense are recognized over entire remaining wasting period. आप इसमें क्या करते हो भाई, मैंने आपको बोला 4 साल का आपको टाइम दे रहा हूं यार। आप ना मार्केट प्राइस अभी हमारे शेयर की ना 100 रुपए, उसको 500 रुपए पहुंचा दो। कितना टाइम दिया मैंने? 4 साल। आपने 3 साल में ही कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? 3 साल। मतलब आप 3 साल तक ही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे। सर ये तो हो गया कि शॉर्टर पीरियड, मतलब आपका एस्टिमेटेड जो पीरियड है, सॉरी एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड जो आपको लगा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, या फिर एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड से या वेस्टिंग पीरियड से एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड ज्यादा हो जाएगा। मतलब दो ही कंडीशन होगी। भाई मैंने आपको बोला कि यार आप 5 साल में मेरे शेयर की प्राइस 500 रुपए पहुंचा दो जो अभी 100 पे है, तो ये क्या हो गया? एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड। अब हो सकता है आपको 4 साल लगे, हो सकता है 7 साल लगे। अगर 4 साल लगे तो ये तो एक्चुअल वाला हो गया ना वेस्टिंग पीरियड। अब ये जो एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड है, मतलब यहां पे ये कंडीशन होगी एस्टिमेटेड इज ग्रेटर। तो अगर जब एस्टिमेटेड ज्यादा है और आपने कितना कम समय में ही वो काम कर दिया, तो आपको क्या करना है? देन एंटायर रिमेनिंग पीरियड एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन लास्ट ईयर ऑफ एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड। आपको लास्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा। आपको हो सकता है तीसरे साल तक ऐसा लग रहा हो कि 5 साल लगे, तो आप पीरियड फैक्टर कैसे यूज कर रहे होगे? यहां पे जो अपन पीरियड फैक्टर यूज करते हैं ना, ये वाला, मान लो 5 साल है तो आप क्या यूज करोगे हर साल? पहले साल 1/5, दूसरे साल 2/5, तीसरे साल 3/5, फोर्थ ईयर में हो सकता है 4/4। यस और नो? बट सर अगर क्या हो गया, मुझे लग गए 7 साल कि नहीं, से एक्चुअल पीरियड ज्यादा हो गया, तो फिर मुझे इस 5 इयर्स के हिसाब से ही करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड के हिसाब से ही। मतलब द एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड। मतलब जितना एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड है उसी के हिसाब से आपको पूरा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया? ये क्यों मैंने इतना चार्ट बनवा दिया, उसका रीजन है एमसीक्यू। एमसीक्यू आ सकता है इस पे। अच्छा, इसके बाद आता है नॉन वेस्टिंग कंडीशन। लेकिन पहले आप समझ लो, वेस्टिंग पीरियड मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स का कुछ टर्म या कुछ फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। आपको मिले ही वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन में हो सकता है सर्विस कंडीशन मिले, हो सकता है परफॉर्मेंस कंडीशन मिले, ऐसा भी हो सकता है सर्विस और परफॉर्मेंस का दोनों का कॉम्बो मिल जाए। तो अब आपको ध्यान रखना है, वेस्टिंग कंडीशन में सर्विस कंडीशन है तो उतने मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स तक ऑफिस में काम करो, दैट्स इट। लेकिन अगर क्या हो गया, अगर क्या हुआ, हाँ, अगर आपका परफॉर्मेंस कंडीशन है तो वहां आपको चेक करनी पड़ेगी नॉन मार्केट कंडीशन है या मार्केट कंडीशन है। मार्केट कंडीशन में दो चीजें, पहली एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको टारगेट अचीव करना है। आपको डे 1 पे ही एस्टिमेट कर लेना है वेस्टिंग पीरियड। अब अगर एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड से एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड कम हुआ तो जितना साल तक कम है वहीं पे अपन को रिकॉग्नाइज कर देना है। लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो हमें एस्टिमेटेड के हिसाब से ही करना है, ठीक है। अगर सर इंटरनल है तो इंटरनल में भी हमें हर साल रिव्यू करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरनल फैक्टर्स पे वर्क करना पड़ेगा, यस और नो। इसके बाद आता है नॉन वेस्टिंग कंडीशन। इन सच केसेस देयर आर नो वेस्टिंग पीरियड
Hence, entire expense is recognized at the time of exercising option. नॉन वेस्टिंग कंडीशन मतलब कोई वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है. वेस्टिंग पीरियड 0 हो गया तो आपको तो डायरेक्ट एक्सरसाइज कर सकते हो. In such cases, there are post-vesting restrictions on sale of shares, but that does not impact expense already recognized. मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि आपको कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको कोई रिस्ट्रिक्शन शुरुआत में नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही आप शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम को ऑप्ट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद कुछ सालों तक का हम पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन देंगे आपको. सर ये क्या होता है? मान लो मैंने देवांश भाई आपको बोला आप यार रुक जाओ, आपको मैं इतना इक्विटी दे रहा हूं, सैलरी तो नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम दे रहा हूं, आप कोई सर्विस टर्म भी मत दो, परफॉर्मेंस कंडीशन भी फुलफिल मत करो, लेकिन जैसे ही आपको मैंने मान लो 100 शेयर्स दिए तो उन 100 शेयर्स को अगले 2 साल आप बेच नहीं सकते. समझे? तो उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड या पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन. याद रहेगा? एक बार इस चार्ट को गो थ्रू कर लीजिए फटाफट से. हो गया? ये याद रहेगा? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें अपन. इसमें अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में अपन ये देखते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और फिर अपन आ जाते हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे ही. पहले अपन एक एग्जांपल और लास्ट सॉल्व कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल. बस ये रहा हमारा क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 3 है ना? ठीक. क्वेश्चन देखते हैं एक साथ. एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एन एंटिटी ग्रांट्स 300 ऑप्शंस टू 1000 एम्प्लॉइज. कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ वेस्टिंग पीरियड प्लस एक्सरसाइज पीरियड इज 6 years. मतलब इसमें वेस्टिंग भी है और एक्सरसाइज के लिए अलग से पीरियड दिया है. वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, मतलब मिनिमम सर्विस कंडीशन कितनी है? 3. एक्सरसाइज पीरियड क्या है सर? 3 साल. एक्सपेक्टेड लाइफ 5 years. एक्सरसाइज प्राइस 50, मार्केट प्राइस 50, एक्सपेक्टेड फॉर फीचर्स पर ईयर कितना है? 3%. फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना है? 15. मुझे बताओ अपने को कौन सी प्राइस से मतलब है? एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? सर हमें फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन से मतलब है. यस और नो? एक्चुअल फॉर फीचर ड्यूरिंग ईयर 1 इज 5%. And at the end of year 1, entity still expects that it will have a forfeiture of 3% per year over remaining entire vesting period. During year 2, management expects rate of forfeiture will increase up to 6% over entire vesting period. 840 employees have actually completed 3 years vesting period. Calculate expense recognized in the each 3 years as per Ind AS 102. तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले तो अपने को क्या करना है? टेबल बनाना है. Yes or no?
चलो, कितने टोटल एम्प्लॉयज थे सर? 1000 एम्प्लॉयज थे। कितने थे? 1000 एम्प्लॉयज। हर साल कितने, ईयर 1 पे कितने थे? आपका एक्सपेक्टेशन कितना था? एक्चुअल फॉर फ्यूचर कितना हुआ? 5%। हमें उससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा डे 1 पे कितना था? 3%। और ओवर एंटायर वेस्टिंग पीरियड है, तो हमें एक्चुअल वाले से मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 1000 लेस 3%, लेस 3%, लेस 3%। हाउ मच? हाउ मच? 913। ओके, यहां पे एस्टिमेशन चेंज हुआ, 1000 लेस 3 से कितना हो गया? 6% ओवर एंटायर वेस्टिंग पीरियड। कितना हुआ? 831 बोल रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। और ये कितना है? 840 ने कंप्लीट ही किया है, तो दिया हुआ है। हर बंदे को अपन कितना देना है? 300 ऑप्शंस, 15 रुपए से। वेस्टिंग पीरियड 1/3, 2/3, 3/3। कितना आया? 1369500, 2493000। और क्या लिख रहा है? हाँ, 378000। ओके, इसको लेस कर देंगे। 1369500, 2493000, ये आ जाएगा 1369500। संस्कार बोल रहा है 1123500। और थर्ड में कितना है दोस्त? 1287000। यही है क्या? चेक करना। सर एक्सरसाइज पीरियड का क्या करना है? भाई उसमें तो अपने को पूछे ही नहीं, बस इसमें अपने को एक्सपेंस वाला करना था, तो मैंने देख लिया। याद रहेगा? कर पाओगे? आसान है। बस अब अपन ना मॉड्यूल पे आ सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है रही? पक्का? चलो, तो मॉड्यूल में आते हैं। स्टडी मटेरियल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मई 18 और मई 19 में भी वही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अंकिता होल्डिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखा? रीड करो इसको, और इसके साथ में ये लिख लो। सेम क्वेश्चन मई 18 में भी आया है, मई 19 में भी आया है। मॉक टेस्ट पेपर
मई 18 एंड मई 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलो, Ankita Holding Incorporation grants 100 shares to each of its 500 employees on 1st January 2011. The employees should remain in the service during the vesting period. The shares will vest at the end of the first year अगर अर्निंग कितनी हो गई 12%, सेकेंड ईयर में अगर 20% से ज्यादा, थर्ड ईयर अगर 22% से ज्यादा। मतलब यहां पे आपको क्या दे दिया है, अर्निंग, अर्निंग के बारे में दिया है। मतलब कौन सी वेस्टिंग कंडीशन है, परफॉर्मेंस कंडीशन है। परफॉर्मेंस के अंदर भी कौन सी, नॉन मार्केट बेस्ड। द फेयर वैल्यू पर शेयर इज 122 रुपीज। इन 2011 अर्निंग्स इंक्रीज बाय 10%। ओके, अब 10 साल 10% ही इंक्रीज हुई, अपने को कितनी चाहिए थी 12, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर चले जाएंगे अपन, वेस्टिंग पीरियड अपना 2 साल हो जाएगा। क्योंकि अगर अपन ने 12% कर लिया होता तो पहले ही साल ही अपन ने कंडीशन फुलफिल कर दी, तो अपना वेस्टिंग पीरियड 1 साल ही होता। यहां पे उसको क्या बोला है कि उसको सर्विस देनी पड़ेगी। कब तक देनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर तक दे दो अगर 12% तक अर्निंग इंक्रीज हो गई, सेकेंड ईयर तक दे दो अगर 20% या उससे ज्यादा हो गई, थर्ड ईयर तक तो अगर 22% से उससे ज्यादा हो गई, और अगर इनमें से कुछ भी नीचे रहा तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मतलब तब तक करना पड़ेगा या तो जो डिजायर्ड टारगेट है वो अचीव ना हो जाए। तो पहले साल तो नहीं हुआ, दूसरे साल देखना। अच्छा, साथ ही ये लिखा है 29 एम्प्लॉय लेफ्ट भी कर गए, तो ये लेस करते जाएंगे अपन एम्प्लॉइज में। The company expects that the share will vest at the end of the year 2012, next year. Company also expects that additional 31 employees will leave the organization at the end of in the year 2012, and that 440 employees will receive their shares at the end of the year 2012. At the end, company's earning increased to by 18%. अपने को कितनी चाहिए थी, नहीं हुआ, मतलब वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। अब देयरफॉर द शेयर्स डिड नॉट वेस्ट, ओनली 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट। ओके, यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो छोड़ के जा रहे हैं ना, वो डेटा दिया हुआ है, याद रखना, माइंडेड वेरी केयरफुली, परसेंटेज में नहीं दिया है। देयरफॉर the company believes that additional 23 employees will leave in 2023. ये इनका estimation है, but actual में earning कितनी हुई, earnings will further increase so that the performance target will be achieved. मतलब 2013 में क्या हुआ है, टारगेट अचीव हो गया, मतलब 3 साल का ही वेस्टिंग पीरियड है। And earnings will further increase so that the performance target will be achieved. At the end of the 2023, only 21 employees have left the organization. Assume that the company's earning increased to desired level and performance target has been met. Determine the expense for each year and pass appropriate journal entries. 10 नंबर का आया था उस टाइम पे, आपसे पूरा पूछ लिया, सब कुछ ले लिया, तो अब अपन इसमें क्या करें, फटाफट से अपनी टेबल बना लें। टेबल कैसे बनाएंगे, वही सेम फॉर्मेट। नाउ कितने एम्प्लॉयज थे टोटल, 500। और कितने एम्प्लॉयज के लिए क्या बोला गया, पहले साल कितने गए, सर पहले साल 29 गए एक्चुअल,
और एक्सपेक्टेशन क्या है 31 और चले जाएंगे, मतलब ईयर 2011 में आपको लास्ट में पता चला कि यार हमने ना तो टारगेट मैच किया, प्लस इतने एम्प्लॉय जा चुके हैं और इतने और चले जाएंगे, तो एस्टिमेटेड तो लेना ही है, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनको भी लेना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, लेस 29 और लेस 31, हाउ मच, 440 एम्प्लॉयज। अच्छा नेक्स्ट ईयर देखते हैं 500, जिसमें से 29 तो पहले ही साल चले गए थे। उसके बाद सेकेंड ईयर में एक्चुअल में कितने गए एम्प्लॉइज, अच्छा इसमें क्लियरली दे भी दिया कि 440 एम्प्लॉइज विल रिसीव देयर शेयर्स एट द एंड ऑफ द 440। तो अगर अपन ये कैलकुलेशन नहीं भी दिखाएं तो भी दिख रहा है करेक्टली। ओनली 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग 2012। 2012 में कितने एम्प्लॉइज छोड़ के गए, कितने छोड़ के गए सर, सिर्फ 29 और छोड़ के चले गए, तो एक्चुअल में 29 और गए। और कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या, एडिशनल 23 एम्प्लॉइज विल लीव इन 2013, एक्सपेक्टेशन क्या है 23 और चले जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर में गए, ये सेकंड में गए, और ये थर्ड में जा सकते हैं। कितने बचे 500 लेस 29 लेस 29 58, ठीक है गए, और 23 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 420 तो 419 एम्प्लॉयज बचे, राइट। लेस 500 में से 29 फर्स्ट ईयर गए, 29 सेकेंड ईयर गए, और 21 गए लास्ट ईयर में एक्चुअल में। तो यस और नो, तो कितना बचा 421, दो बच गए ना, हुआ। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया सर अपने लिए, 100 100 100 ऑप्शंस, 122 रुपए का था। अच्छा फेयर वैल्यू हर क्वेश्चन में दी हुई है अपने को 122 रुपए। द फेयर वैल्यू पर शेयर एट द ग्रांट डेट इज 122। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में कितना आप वेस्टिंग पीरियड समझोगे सर, मुझे 12% चाहिए थी अर्निंग, मेरी हुई 10%, तो मुझे लग रहा है सेकेंड ईयर में पूरी हो जाएगी, तो 1/2 मानेंगे अपन, लेकिन नहीं हुआ तो 2/3 और 3/3 ऐसा मान के चलेंगे। बताओ, ऑनलाइन में आंसर आ रहा है 2684000, और ये करंट ईयर में भी यही हो जाएगा सेम, पक्का याद रहेगा। ये आ गया 340786, इसमें से लेस कर दो 2684000, ये कितना आया 5136200, इसमें से ये लेस कर दो, ये कितना आया 727867 आ गया, और ये आया 1728333। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में क्या करोगे, कितने साल था 2011 12 13, 11 12 13, कंपनी का नाम था अंकिता लिमिटेड, इन द पहले साल एम्प्लॉय
बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस पेमेंट रिजर्व अकाउंट, और कितना आ जाएगा, वही अमाउंट जो अपन ने निकाला अभी ऊपर, 2684,000, 2684,000, 727867, 727867, फिर आ जाएगा 1728,333, 1728,333। करंट ईयर के एक्सपेंस को पीओरएल में भेजोगे तो पीओरएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेम अमाउंट। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट आपने शेयर बेस पेमेंट रिजर्व में भेजा है उसको अपन कहां भेजोगे, अदर इक्विटी में, या इक्विटी भी बोल सकते हैं। ये आएगा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 5136,200। यस और नो, डन। याद रहेगा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8। देखो क्वेश्चन रीड करो। ACC Limited granted 10,000 share options to one of its managers. In order to get the option, the manager has to work for next 3 years in the organization and reduce the cost of production. मतलब देखो सर्विस कंडीशन भी दे दी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए बोला, मतलब नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन भी दे दी। बाई कितना, 10% ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। मतलब अब देखो आपके साथ दो चीजें बांध दी गई, एक तो 3 साल भी सर्विस देनी मिनिमम, और साथ ही साथ टारगेट भी अचीव करना, मतलब 3 साल से पहले आप छोड़ के जा नहीं सकते। अब देखो कॉस्ट रिडक्शन क्या हुआ, अच्छा फेयर वैल्यू दी हुई है 95 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन देखो, एक पहले साल कितना था 12%, अचीव हो गया। स्टिल वो छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि आपको 3 साल की तो सर्विस कंडीशन भी देनी पड़ेगी। सर ईयर 2 टारगेट एक्सपेक्टेड कितना चाहिए था, 10%, लेकिन ये तो 8% था, नहीं मैच हुआ, फिर भी क्या छोड़ के जा सकता है क्या, नहीं। ईयर 3 सर 10% है, अचीव्ड है, और लास्ट ईयर था, इसका मतलब ये तीसरा साल कंप्लीट हो गया पूरा। हाउ एक्सपेंसेस वुड बी रिकॉर्डेड, मतलब क्या बोल रहा है वो, जर्नल एंट्री देनी पड़ेगी। बताओ इसको कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं, कर लूंगा, लेकिन एक चीज याद रखना, सिंस यहां पे सर्विस कंडीशन भी है प्लस परफॉर्मेंस कंडीशन भी है, तो यहां पे जो पीरियड फैक्टर लोगे ना सेकेंड ईयर में, वो कितना लोगे, 2/3 कैसे आएगा दोस्त, देखो जीरो। सर क्यों, लॉजिक सोच के देखो भाई, मैंने आपको बोला यार आपको 3 साल तो सर्विस देनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हर साल 10% से कम करना पड़ेगा। पहले साल तो हो गई, पहले साल अगर आपने फिक्स कर दिया तो 1/3 तो आ गया, इसका मतलब आप दूसरे साल में जा रहे हो, और दूसरे साल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ, आपने सर्विस दी लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ तो 0। लेकिन तीसरे साल जैसे आपका आएगा उस साल आप दोनों चीजें फुलफिल कर दोगे तो 3/3 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पे वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, इसलिए अपन उसको 0
लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये जब आएगा ना एग्जाम में, अभी तक आया नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन जिस दिन एग्जाम में आएगा ना दोस्त, उस दिन बच्चा यहीं पे गलती करेगा 8% वाले पे। तो इसको अपन करें यहीं पे या होमवर्क दूं मैं इसको? आज के लिए इसको लिख लो आप होमवर्क, इसको अपन कल डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, दैट इज मॉड्यूल का, अगर आप जाओगे मॉड्यूल में नीचे आओगे ना, तो आपको टेस्ट और नॉलेज दिखेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है देखते हैं। अच्छा एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में वन ऑफ इट्स मैनेजर है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 1, ठीक है, तो 1 हो तो डरना नहीं है। अच्छा, एक एंटिटी पी है, शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान दे रही है अपने एम्प्लॉयज को बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स बिलो डिटेल्स। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट है 25, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 100, मार्केट कंडीशन है कि शेयर प्राइस को कितना पहुंचाना है? 30 रुपए। मतलब आपको मार्केट वैल्यू बढ़ानी है, मतलब ये कौन सी है? मार्केट बेस्ड कंडीशन है। अच्छा, सर्विस कंडीशन क्या है? रिमेन इन सर्विस अंटिल मार्केट कंडीशन इज फुलफिल्ड, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ मार्केट। अच्छा, आपको डे 1, अगर मार्केट कंडीशन है तो डे 1 पे आपको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी कंडीशंस को, और आपने एस्टिमेशन क्या किया है? 4 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, उन्होंने बोला है डिफाइन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इन ईच ईयर सब्जेक्ट टू बिलो सिनेरियोस। अगर मार्केट कंडीशन अचीव हो गई 3 साल में तो क्या होगा, और मार्केट कंडीशन अचीव हो गई 5 साल में तो क्या होगा? इसको यहीं पे कर लेते हैं एक बार, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि क्या है साथ साथ में क्लास में ज्यादा हो जाए वो ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट्स भी तो है आपके पास। एफआर के अलावा एएफएम भी पढ़ना है, एएफएम के अलावा एक और चीज पढ़नी, क्या कहते हैं, ऑडिट। सबसे इजी सब्जेक्ट तो है ही नहीं वो। इसी का सॉल्यूशन। अच्छा, जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो हमें ये लिखना पड़ेगा पार्ट नंबर ए। कब? हमने 4 साल सोच के रखे लेकिन 3 में ही हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 साल, 3rd ईयर में सब कुछ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 100 ही दी है, यहां भी 100 रहेंगे, यहां भी 100 रहेंगे। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 1। फेयर वैल्यू 25, 25, 25। पहले साल 1/4, पहले साल कितना है? 1/4। दूसरे साल भी 1/4, तीसरे साल, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ 25 था। अब यहां पे कितना आ जाएगा पीरियड फैक्टर? पीरियड फैक्टर 1/4, 2/4, 3/3। कितना है आंसर? 625। ये और ये 2500। अच्छा, ये तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस हो गया, इसको लेस करा, ये तो 625 इस साल का है, 625 ये लेस हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा 625। ये कितना गया? 1250, तो ये भी कितना? 1250। ये हो जाएगा अपना फर्स्ट केस में, जब 3 साल के अंदर ही हमने टारगेट अचीव कर लिया, याद रहेगा। अब
पॉइंट इज सेम चीज आएगी यहां पे, बस फर्क कितना है, यहां पे आ जाएंगे 4 साल, क्योंकि आपने भले ही 5 साल में कन्वर्ट किया है, लेकिन आपका एस्टिमेटेड कितना था 4, तो आप 4 से ज्यादा नहीं जाओगे। तो आपको क्या लिखना रहेगा, देखो 100 एम्प्लॉइज थे, एक ऑप्शन था 25 रुपए की फेयर वैल्यू 1/4, 100 एम्प्लॉइज थे, एक ऑप्शन 25 रुपए की वैल्यू 2/4, 100 एम्प्लॉइज 125 3/4, और 100 1 25 4/4। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा यहाँ पे, है कि नहीं? कितना आ जाएगा अगेन? 625 1250 आया था नहीं, 625। देखने में क्वेश्चन शेयर बेस्ड पेमेंट का बहुत लेंथी है, लेकिन अगर आप नॉर्मली करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें। फिर ये कितना आया 1875, 1250 लेस किए तो ये फिर से 625 बचा, और ये कितना बचेगा 2500, 1875, तो ये कितना हो जाएगा 625। तो आई होप आज अपन ने काफी सारा चैप्टर में कवर कर लिया, कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो जरूर करके आना। कल अपन इसमें वो भी चालू कर देंगे, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन, और हो सका तो अपन स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, जिसको अपन बोलते हैं कैश सेटलमेंट ऑप्शन, वो भी चालू कर देंगे। तो मे बी 2 कल और परसों, ज्यादा से ज्यादा नर्सों तक में अपन एक नए चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है? आई होप दिस स्पीड इज क्लियर। अच्छा हाँ, आज के लिए सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण अपनी क्लास वेस्ट हुई 10-15-20 मिनट, बट कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। और आज होमवर्क जरूर करना, होमवर्क में सिर्फ एक क्वेश्चन ही है ना, इलस्ट्रेशन 8 कर पाओगे आप लोग, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कल अपन आते ही इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलते हैं दोस्तों। अखनूर समझ में आया? राहुल, संस्कार, ओके ओके, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय।